बचपन से ही ख्वाहिश थी बड़े बंगले में रहने की। मेरी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब मेरे पति को ऑफिस की तरफ से एक बड़ा सा बंगला किराए पे मिला। बंगला क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी जिसमें कई कमरे थे। घर के बीच में पुरानी हवेलियों की तरह एक आंगन था जो ऊपर से खुला था। बाहर बड़ा सा बगीचा था और एक पुराना सा पीपल का पेड़। उस पेड़ को देख के बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल उसको बस एक टक देखती रही, फिर अचानक लगा कि किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। पर इस बात पे ज्यादा गौर ना करते हुए घर के अंदर चली गई। बच्चे तो मानो बहुत खुश थे क्योंकि इतना बड़ा घर उनके लिए वो एक सपना था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। तभी छोटे बच्चे ऋषभ के चिल्लाने की आवाज आई। मैं और मेरे पति जो पीछे के कमरे में सामान लगा रहे थे, भागकर आंगन में पहुंचे। ऋषभ दर्द से कराह रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया बिना कुछ पूछे। वो रोते हुए बोला, मेरी गलती नहीं थी। अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर पड़ा। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि ऐसा ही धक्का मुझे ऊपर छत पर महसूस हुआ था। मैंने आंगन में चारों तरफ नजरें दौड़ाई पर ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा मुझे। अचानक से मेरे ऊपर एक कबूतर की बीट गिरी। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो हैरान रह गई। वो पीपल का पेड़ जो बाहर के बगीचे में था, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा आंगन से साफ दिखाई दे रहा था। उसके पत्ते हवा में तेज हिल रहे थे। ना जाने क्यों उस पेड़ को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात को अपने मन का डर मैंने अपने पति को बताया। वो पहले तो हंस पड़े, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, देखो तुम्हारी ही जिद थी, इस वजह से हमें इस बंगले में रहना पड़ रहा है। इसलिए इस वहम को दिमाग से निकाल दो और अपने सपने को खुलकर जियो। फिर शायद दोबारा हमें ऐसे घर में रहने का मौका ना मिले। कह तो ठीक रहे थे वो। मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। मैं अगले दिन घर की साफ सफाई में जुट गई। हैरानी की बात यह थी कि मेरे ज्यादा पैसे देने पर भी मुझे कोई काम वाली वहां पे मिल नहीं रही थी। मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते मैं थक जाती थी तो एक दिन स्टूल पर बैठ गई और आराम कर रही थी कि अचानक मेरी नजर एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। पता नहीं क्यों मन सा हुआ उस कमरे में जाने का। मुझे याद आया कि जिसने हमें ये घर दिलाया था उसने एक चाबी का पुराना सा गुच्छा हमें दिया था। मैं तुरंत उस गुच्छे को ढूंढ कर लाई और कमरे का ताला खोल दिया। अंदर का नजारा काफी कबाड़ सा था। कमरे में बत्ती नहीं थी, पर क्योंकि दिन का समय था तो कमरे में दो बड़े बड़े रोशनदान से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे में हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को साफ किए तो सदियां बीत गई हों। मैं खांसते हुए अंदर की ओर गई, धीमे धीमे कदमों से। कमरे में पुराना कबाड़ इकट्ठा कर रखा था, पर जब मैंने सब चीजों को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वो संदूक, कुर्सी, मेज, मटके सब बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। उन पर की गई कलाकारी 16वीं या 17वीं शताब्दी की लग रही थी, किसी राजा महाराजा के समय की। तभी मेरी नजर एक अजीब से दिखने वाले ड्रेसिंग टेबल पर जाकर रुकी। उसका शीशा आधा टूटा था, फिर भी मेरी पूरी शक्ल उसमें दिख रही थी। मैं घबरा गई। मुझे पता नहीं चला मैं उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। जैसे ही उसके पास पहुंच के उसको खोलने की कोशिश की, वो हिलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी, पर मेरे चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, वो ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने की और खुद को निकालने की, पर ऐसा लगा मानो कोई उस पर और ज्यादा दबाव डाल रहा था। मैं बेहोश होने लगी थी। मुझे पता नहीं लगा, पर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी और मेरे पति, बच्चे और डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। तभी मेरा बड़ा बेटा बोला,
मम्मी आप उस कमरे में बेहोश पड़े थे। मैं आपको खींचकर बाहर लाया। मेरे पति ने मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, वो टेबल थोड़ा सा और ऊपर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम भी ना मंजू, हद करती हो, इतनी भी क्या साफ सफाई करनी है तुम्हें। तभी डॉक्टर बोले, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा जल्दी। रात को मैंने अपने पति को सारी आप बीती बताई। मुझे ना इस घर में डर लगने लगा है, ये मैंने उनसे कहा। सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मेरे पति अपने ऑफिस के चपड़ासी की बहन को घर ले आए। मंजू ये तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएगी और यहीं रहेगी, रोज आना जाना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और उस दिन का सारा काम समझाकर अपने कमरे में वापस आई। शुक्रिया आपको मेरी इतनी फिक्र है, ये कह के मैं अपने पति के गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। मैं भागकर वहां गई, पर्दा हटाया तो वहां पे कुछ नहीं था, शायद वहम ही था, ये सोचकर अपने दिल को मना लिया। कुछ दिन थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन हमारी बाई आंगन में बंधी तार पर कपड़े डाल रही थी कि अचानक उसके चीखने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा वो फर्श पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडों पर तार बांधे थे हम कपड़े सुखाते थे, वो उस पर पड़े हुए हैं। अरे लता, ये कैसे हुआ? ये डंडे तो मजबूत हैं, ये तुझ पर कैसे गिर गए? मैंने बहुत ही हैरानी से पूछा। फिर मैं किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर तक लाई और अपने पति को ऑफिस में फोन कर बताया। मेम साहब यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से कपड़े सुखा रही थी कि मेरी नजर ऊपर पीपल पर पड़ी। बस उसे देखती रही थी कि अचानक मुझ पे गिर पड़े। वो दर्द से कर्राती हुई बोली। मेरा थोड़ा दिमाग घूमा। जब भी हम में से किसी को चोट पहुंचती है तब तब वहां पीपल के पेड़ पर वो साया दिखा है। उस दिन उस कमरे में भी पीपल के पेड़ का साया साफ दिख रहा था। मेरा शरीर कांप उठा। कहीं कोई पिशाच तो निवास नहीं करता इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ पे रहें, इसलिए हमें चोट पहुंचाकर हमें यहाँ से निकालना चाहता है। अब मैं बहुत डरी और सहमी सी रहने लगी। जरा सी आहट होने पर मेरी रूह कांप जाती। मैंने अपने इस डर और पीपल के पेड़ से जुड़ी सभी घटनाओं को अपने पति को बताया। चलो कुछ सोचते हैं, मेरे पति ने मुझे ये आश्वासन दिया। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था क्योंकि लता को गहरी चोट आई थी। वो गांव चली गई। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को लाए। उन्होंने उसको पीपल का पेड़ दिखाते हुए कहा, ये पेड़ है, इसकी जितनी छटनी कर सकते हो कर दो। जब मैंने ये सुना तो भागकर वहां पहुंची। ये क्या कह रहे हो आप? पीपल का पेड़ की भी कोई छटाई करता है क्या? मैंने गुस्से में कहा। मंजू, ये सब पुरानी दकियानूसी सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो, उसकी छटनी तो जरूरी है, करनी जरूरी होती है। और फिर इसकी छटनी से इसकी छाया घर के हर कोने में पड़ेगी, तुम भी सुकून से रहोगे। चलो भैया जल्दी करो, उन्होंने कहा। वो आदमी पीपल के पेड़ की तरफ जैसे बढ़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते वहां पे तूफान का सा माहौल हो गया। तभी एक बड़ी सी टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंखें खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की ये विशाल काय टहनी उनके ऊपर गिरी हुई थी और वो दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबराकर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे तैसे हटाया और उन्हें अंदर लेके गए। डॉक्टर के आने पर एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आया था। ये सुनकर मैं स्तब्ध हो गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा वो पीपल का पिशाच, कोई माने ना माने पर मुझे यकीन हो चला था कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां पे रहें। उस समय ये सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा, पर मैंने अपने मन में ठान लिया था कि जब वो ठीक हो जाएंगे हम ये घर छोड़ देंगे। अब हर रोज मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। एक दिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंच गई। जो देखा वो एक डरावने सपने से कम नहीं था।
आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा सा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस हलक में ही अटक गई। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। ये देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुन रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से अपने पास वाली चारपाई उसके नीचे कर दी और वो धड़ाम से उस पर गिरा। मैं उसे उठाकर कमरे के अंदर ले आई। उसकी पीठ बुरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ की सिकाई करी और हल्दी वाला दूध उसे पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वो ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। शटल पेड़ पर अटक गई थी और उसे लेने वो ऊपर चढ़ा था। किसी ने धक्का दे दिया पर वहां कोई नहीं था। वो गिरने लगा तो अचानक से उसने एक डाल पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ाई क्यों? मैंने मना किया था ना उस पेड़ के आसपास भी जाने से, मैंने गुस्से में कहा। वो मम्मी, मेरे और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी, बस वो जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो? मैंने उसे गले लगाते हुए इससे कहा। अब बस, मेरा परिवार और नहीं सहेगा, मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी एक परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे वहां भागी। जैसे ही मैंने मेन गेट पार किया, गेट अपने आप ही बंद हो गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट नहीं खुला। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई। मम्मी, कहाँ हो आप? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं बाहर हूं, गेट नहीं खुल रहा तो हिम्मत रख। रौनक बेटा, जल्दी से आ, मैं चिल्लाकर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ऋषभ और रौनक तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे बार बार ऋषभ की आवाज आ रही थी पर मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। मैं असहाय सी गेट पर ही गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चों के कमरे में गई। वहां देखा तो वो आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वो उठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। मम्मी, कुछ नहीं हुआ था, हम तो आराम से सो रहे थे और हमें आपकी कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए ये सब किया है। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें लेने में हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक एक दिन बाद उनका प्लास्टर खुलना था। मैंने तय किया कि उस रात वहीं रुकूंगी अपने बच्चों के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुंचे। मेरा इरादा एकदम दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। एक बार फिर सोच लो मंजू, शायद तुम्हारा वहम हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हुआ तो? नहीं, अब बस सोच लिया है, हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बाद हमारी गाड़ी उस घर के गेट के बाहर निकली। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीपल का पेड़ अब शांत खड़ा था। उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी जीत पर इतरा रहा हो। मेरे मन में उसे देख के बस ये बात आई, अब ये तब तक शांत रहेगा जब तक कोई दूसरा रहने वाला यहाँ नहीं आ जाता। और हम वहां से चले गए।